Hello friends, welcome to online lecture series on Microcontroller and Embedded System, Electrical Engineering 6th semester subject. Myself Kapil Dham, Assistant Professor in ETC Department, St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. So students, we have discussed the first lecture and proceeding towards the second lecture of Unit 1, we will cover the following topics. So students, in this lecture, we discuss the memory organization of the microcontroller, and second one is the some microcontroller features. So students, let's start what are the memory organizations in microcontroller and how they are organized. Microcontroller memory organization, as you know, the major difference between microprocessor and microcontroller based on their memory organization is that has a chip memory. That is, microcontroller has both program memory and data memory. That is, program memory is nothing but called as ROM, and whereas data memory is nothing but called as RAM on the same chip IC. तो माइक्रोकंट्रोलर में जैसे कि आपको पता है कि चिप मेमोरी के ऊपर आपके पास प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी उसमें इनबिल्ट होती है, जबकि माइक्रोप्रोसेसर में हैज़ टू बी एक्सटर्नली इंटरफेस द मेमोरी मॉड्यूल्स. तो मेमोरी मॉड्यूल्स के तौर पर जो हम रोम और रैम देख रहे हैं, माइक्रोप्रोसेसर में हमें इसको एक्सटर्नली ऐड इंटरफेस करना पड़ता है. सो नाउ द प्रोग्राम मेमोरी ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर इज़ यूज फॉर द स्टोरिंग द प्रोग्राम. तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि 8051 के अंदर जैसे कि रोम और रैम इनबिल्ट हैं एक सिंगल आईसी के ऊपर, तो दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड. जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना है तो उसका जो आंसर है वो इस प्रोग्राम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर होगा. दैट इज वी कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शंस. The data memory, on the other hand, is used for storing the temporary variable data and intermediate results. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेटा मेमोरी का काम है स्टोर करना टेम्पररी वेरिएबल डेटास को और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को, जबकि जो स्टोरिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं वो काम करेगा आपका प्रोग्राम मेमोरी. किसमें? 8051 माइक्रोकंट्रोलर में. इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्टूडेंट्स 8051 माइक्रोकंट्रोलर के पास इंटरनल रोम एंड इंटरनल रैम दोनों ही होता है. तो दिस इज़ द मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन 8051 माइक्रोकंट्रोलर. So if the internal memory is inadequate, you can add external memory using the suitable circuits. तो suitable circuits की मदद से आप अलग से memory का allocation कर सकते हैं. Okay students. So now discuss how the memory is classified. So memory in microcontroller is generalized classified in 4 categories. That is RAM, second one is ROM, third one is flash memory, and third one is register. So students, if we talk about the RAM, that is nothing but called as random access memory and is a volatile type memory. और volatile में क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो टाइप की जो मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी हम बात करेंगे, एक है SRAM स्टैटिक और DRAM डायनेमिक. तो जो SRAM स्टैटिक है DRAM से फास्टर है और एक्सपेंसिव है मगर पावर कंजप्शन कम है, जबकि अगर डायनेमिक DRAM की बात करें तो ये ट्रांजिस्टर कैपेसिटर का कंसेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक्सपेंसिव तो कम है बट हायर पावर कंजप्शन है. सो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ DRAM ओवर SARM. सो डेटा मेमोरी और रैम स्टोर्स टेम्पररी डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स दैट आर जनरेटेड एंड यूज्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द 8051 माइक्रोकंट्रोलर. तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ रेड पेन से डिफाइन किया हुआ है कि डेटा जो मेमोरी है या जिसे हम रैम कह दिया करते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सिर्फ टेम्परेरी डेटा को स्टोर करेगा और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो आपके आने वाले हैं, जो दिखने वाले हैं, उन्हीं को ही जनरेट करेगा एंड यूज्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द 8051 माइक्रोकंट्रोलर. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रोम की. तो रोम में जैसे कि बात है, रोम एक तरीके का नॉन वॉलेटाइल यानी कि रीड ओनली मेमोरी. तो इसकी टाइप्स हैं जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, MROM मास्क रोम, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो ये 4 क्लासिफिकेशंस पे हमारी जो है रोम क्लासिफाइड है. तो बात करें कि अगर हम माइक्रो कंट्रोलर में जो रोम का जो काम है तो वो ये लिखा हुआ स्टूडेंट
कि द कोड और इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि जिस कोड को, इंस्ट्रक्शन को या एग्जीक्यूट होना है वो स्टोर कहाँ होते हैं, प्रोग्राम मेमोरी में, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रोम ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। तो रोम ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर जो है उसमें आपके जो इंस्ट्रक्शंस और कोड हैं वो जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं वो आपके स्टोर होते हैं। तो मास्केबल रोम के बारे में बात की जाए स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है ना। वंस द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द पर्टिकुलर प्रोग्राम यू बिल्ट और प्रोग्राम और फ्यूज, तो ये कभी इरेज नहीं होगा। तो चीपर है देन अदर काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेकेंड वन इज पी रोम, या हम इसको और भी नाम से भी जानते हैं, जिसे हम एफ पी रोम भी कहते हैं, यानी फाइल्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक नाम और भी है इसका, यानी कि ओ टी पी, है ना। तो डिजिटल मेमोरी, फ्यूज और एंटी फ्यूज वन टाइम प्रोग्रामेबल ये है। तो प्रोग्रामेबल में क्या है कि वन टाइम है इसका। तीसरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसको हम जनरली और तरीके से भी क्लासीफाई कर दिया करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे हो कि मैंने यहाँ लिखा यू वी ई पी रोम अल्ट्रा वायलेट। तो इनको इरेज भी किया जा सकता है बाय एक्सपोजिंग इनटू स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो एरे ऑफ फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर इंडिविजुअली प्रोग्राम्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जो फोर्थ वन है, ये जो इलेक्ट्रिकली इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ये स्टूडेंट यूज़र डिफाइंड है ना, यूज़र मॉडिफाइड। तो कैन बी प्रोग्राम्ड एंड इरेज, तो ये जैसे कि अपना जब यूज़र डिफाइंड है तो यूज़र अपने हिसाब से प्रोग्राम को मोल्ड करे और उसको अपना बर्न करे और दोबारा उसको इरेज भी कर सकता है। तो सभी के अंदर में से जो सबसे खासियत है कि ये यूज़र डिफाइंड है। नेक्स्ट जैसे कि हम बात करें स्टूडेंट फ्लैश मेमोरी, तो ये भी एक तरह की नॉन वॉलेटाइल टाइप मेमोरी है और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी से थोड़ी सी इकोनॉमिकल है। तो फ्लैश इज ई प्रोम डेट इज इरेज्ड इन सिंगल स्ट्रोक एंटायर मेमोरी। तो इकोनॉमिकल में इसमें देखो एडवांटेज ही है एक तरह का ये कि ये इरेज्ड हो जाती है सिंगल स्ट्रोक के अंदर, ठीक है ना। जबकि इरोम इज सिंगल इरेज और बाइट वाइज रीराइट मेमोरी, यानी कि बाइट वाइज बाइट आपका जो होगा ना ई प्रोम जो है इरेज होगा, एंटायर जो डेटा है वो एक बार रिमूव नहीं होगा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट वी हैव स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जिसे हम SFR भी बोलते हैं। सो SFR इज कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, और ये भी एक माइक्रो कंट्रोलर 8051 का ही पार्ट है। So since their bits are physically connected to particular circuits within the microcontroller, so such as A to D converter, analog to digital converter, serial communication module etc. तो any change of their state directly affects the operation of the microcontroller or the sum of the circuits। तो ये कहता है कि चूँकि इसकी बिट्स फिजिकली कहाँ पे कनेक्टेड हैं, A to D कन्वर्टर पे, सीरियल कम्युनिकेशन मॉड्यूल के ऊपर, तो इनमें से भी कोई अगर चेंज होगा तो डायरेक्टली वो किसको अफेक्ट करेगा, ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर को। ओके, फॉर एग्जांपल राइटिंग 0 और 1 टू द SFR कंट्रोलिंग एन इनपुट आउटपुट पोर्ट कॉज द अप्रोप्रिएट पोर्ट पिन टू बी कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट और आउटपुट। इन अदर वर्ड्स ईच बिट ऑफ दिस रजिस्टर कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सिंगल पिन। तो कहने मतलब ये है कि जो SFR जो यूज़ कर रहे हैं मेमोरी में, तो उसमें जो हर एक बिट है वो जो इस रजिस्टर का जो एवरी बिट है वो कंट्रोल कर रही है फंक्शन ऑफ ए सिंगल पिन का। ओके, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और हर एक बिट का अपना अपना एक रोल है ऑपरेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द माइक्रो कंट्रोलर फीचर्स, तो वी हैव वेरियस काइंड ऑफ फीचर्स। तो वन ऑफ देम इज इंटरप्ट्स। तो माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट्स में जैसे कि आप बताऊँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार शॉर्ट एग्जामिनेशंस में शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स कि इंटरप्ट के बारे में पूछा गया कि इंटरप्ट क्या है, तो ये एक सिग्नल है टू द प्रोसेसर जनरेटेड बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए, इंटरप्ट या तो हार्डवेयर होगा या वो सॉफ्टवेयर होगा। तो हार्डवेयर यानी कि जितने भी आपके एसेसरीज या कंपोनेंट्स जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हैं, दैट बिलोंग्स टू हार्डवेयर पार्ट, and that is the operating system or the softwares which you are using along with your operating system or 8051,
दैट इज पार्ट दैट बिलोंग्स टू द प्रोग्रामेबल पार्ट और सॉफ्टवेयर पार्ट। तो उसमें क्या है कि जो इंटरप्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो वो हार्डवेयर की तरफ से आया हुआ हो या आपके सॉफ्टवेयर की तरफ से जो है उसकी कॉलिंग हुई हो। तो इन दोनों में से माइक्रो कंट्रोलर को इमीडिएट एक्शंस लेने होते हैं। तो यहाँ पे देखता है कि वेन एवर इंटरप्ट अक्कर, कंट्रोलर कंप्लीट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। कहता है कि जैसे ही इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आई, कहीं से भी आ सकती है, हार्डवेयर से आई, सॉफ्टवेयर से आई, तो पहले माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, करंट एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। आफ्टर द कंप्लीशन फिर वो इंटरप्ट की रिक्वेस्ट के ऊपर जाएगा, जिसको हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं, ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। और देखेगा कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जो कॉल आई है या रिक्वेस्ट आई है वो किस टाइप की है। तो वो रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है, हार्डवेयर हो सकती है और वो सॉफ्टवेयर भी हो सकती है। ओके, तो अगर वो हार्डवेयर इंटरप्ट है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक चेंजिंग सिग्नल है सेंड टू द प्रोसेसर फ्रॉम एक्सटर्नल कमांड डिवाइस और एन एक्सटर्नल पेरिफेरल। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, प्रिंटर भी हो सकता है या कोई ऐसी पेरिफेरल डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है, और उसमें से कोई कमांड माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर जो है इंटरप्ट के थ्रू रिक्वेस्ट आई है, तो वो देखेगा कि क्या वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। यदि वो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है तो वो उसी के हिसाब से उसको हैंडल करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर में बताया जाए कि इफ़ यू प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड और मूव द माउस, है ना, अगर हम कोई की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड के द्वारा या माउस को हम रोटेट या मूव करते हैं, तो दे ट्रिगर हार्डवेयर इंटरप्ट्स, है ना। बट ऑब्वियसली है क्योंकि आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो वो क्या हुआ, वो कुछ ना कुछ उसमें इंटरप्ट हुआ है। तो जो भी काम उस समय माइक्रो कंट्रोलर में चल रहा होगा, तो तुरंत वो पहले करंट इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करके और वो इस प्रोसेस के ऊपर आएगा जिस प्रोसेस में ये लिखा हुआ है कि क्या माउस की मूवमेंट हुई है या कोई आपका कीबोर्ड आपने प्रेस किया हुआ है, तो डेफिनेटली एक तरह की ये इंटरप्ट जनरेट हुई। तो ISR रूटीन में ये इंटरप्ट आ गई। अब क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है या इंस्ट्रक्शंस को देख रहा है, तो तुरंत वो क्या करेगा, पहले उस करंट इंस्ट्रक्शन को ख़त्म करेगा, कंप्लीट करेगा और देखेगा कि ये किसका कॉल आया है। तो वहाँ देखेगा कि वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है। यदि वो हार्डवेयर है, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर दिखाया, तो वो रीड द विच कॉजेज द प्रोसेसर टू रीड द की स्ट्रोक ऑफ द माउस पोजीशन। तो उसी के हिसाब से वो देखेगा कि ये जो इंटरप्ट है वो किस तरह की इंटरप्ट है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंटरप्ट्स कई तरह की इंटरप्ट्स हो सकती हैं, तो उसमें प्रायोरिटी वाइज कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है, तो माइक्रो प्रोसेसर को डिसीजन लेने हैं होते हैं कि सबसे पहले किस इंटरप्ट को हम हैंडल करें। अगर हम बात करें कि वो जो ISR में जो इंटरप्ट जनरेट हुई है वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का मतलब हुआ कि it is caused either by the exceptional condition or a special instruction in the instruction set which causes the interrupt when it is executed by the processor, है ना। तो जब भी आपके इंस्ट्रक्शन सेट के द्वारा या कोई ऐसी इंटरप्ट जनरेट हुई है, तो वो पहले माइक्रो कंट्रोलर अपना करंट जो प्रोग्राम है इंस्ट्रक्शन को ख़त्म करेगा और फिर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को देखेगा। तो फॉर एग्जांपल, इफ़ the processor arithmetic logic unit runs a command to divide the number by 0, किसी नंबर को वो 0 से डिवाइड करना चाह रहा है, to cause a divide by 0 exception, thus causing the computer to abandon the calculation or display an error। तो जैसे कि आप देखेंगे कि आपने कोई ऐसा नंबर को डिवाइड करना, किसी नंबर को आप 0 डिवाइड करना चाह रहे हो और देख रहे हो कि उसका आंसर क्या है, तो जैसे ही वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में इस चीज़ को देखेगा कि ये एक डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन केस को जनरेट कर रहा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, एक मैसेज जो है डिस्प्ले करेगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, इट इज़ नॉट डिफाइनेबल। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका जो वर्क होता है वो सिमिलर टू सब रूटीन कॉल्स की तरह होता है। ओके स्टूडेंट्स, इंटरप्ट्स में पोलिंग भी आता है,
और पोलिंग जो होता है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर टेक्निक है जहाँ पे कंट्रोलर कंटिन्यूली आस्क अ पेरिफेरल इफ इट्स नीड अ सर्विसिंग। तो पोलिंग इंटरप्ट्स के द्वारा माइक्रो कंट्रोलर अपने पेरिफेरल से कंटिन्यूली आस्क करता रहता है कि इफ इट नीड्स सर्विस। द पेरिफेरल सेट्स अ फ्लैग व्हेन इट हैज़ डेटा रेडी फॉर ट्रांसफ़र टू द कंट्रोलर। तो पेरिफेरल यदि कोई एक्सटर्नल पेरिफेरल माइक्रो कंट्रोलर से एडअप है और यदि उसका जो फ्लैग सेटअप है कि हाँ डेटा इस एंड से जाने के लिए तैयार है माइक्रो कंट्रोलर के साइड, तो वो सेट फ्लैग को हाई रखेगा विथ द कंट्रोलर नोटिस ऑन इट्स नेक्स्ट पोल, है ना। तो पोलिंग में उसको दिख जाएगा कि उस पेरिफेरल से डेटा आने के लिए रेडी है। तो सेवरल सच पेरिफेरल्स कैन बी पोल्ड इन सक्सेशन, और ये तो एक पेरिफेरल की बात है, हो सकता है कि वहाँ पे सेवरल पेरिफेरल्स कनेक्टेड हो और सभी पेरिफेरल्स मल्टीटास्किंग की तरह रैंडम मोशन में आपने फ्लैग्स को सेट किया हुआ है, और क्योंकि मल्टीटास्क चल रहा है तो कोई भी जो आपकी पेरिफेरल्स है वो किसी भी वक्त अपना सेट फ्लैग को सेट हाई कर सकती है अपने डेटा को कंट्रोलर की तरफ भेजने के लिए। तो विद द कंट्रोलर जंपिंग टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर रूटीन्स डिपेंडिंग अपॉन द विच फ्लैग हैज़ बीन सेट। तो ये डिसाइड कर लेता है कि कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा लेस है, किसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, और ये उसी के हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर डिसीजन लेता हुआ सभी पोलिंग्स के जितने भी इंटरप्ट्स आई हैं उनको सॉर्ट आउट करता है। रादर देन हैव द माइक्रो कंट्रोलर कंटिन्यूली पोलिंग दैट इज आस्किंग पेरिफेरल, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोलर पेरिफेरल्स को ही पूछ रहा है कि रेडी है या नहीं है, तो वेदर दे हैव एन डेटा अवेलेबल और नॉट, the more sufficient method is to have a peripheral tell the controller when they have the data ready। तो इसमें क्या है कि कंट्रोलर नहीं पूछेगा पेरिफेरल से, बल्कि कंट्रोलर्स अपना फ्लैग को सेट हाई रखेंगे कि डेटा इज रेडी नाउ टू ट्रांसफर फ्रॉम पेरिफेरल टू द माइक्रो कंट्रोलर। ऑन द रिसिप्ट ऑफ एन इंटरप्ट द कंट्रोलर सस्पेंड इट्स करंट ऑपरेशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही फ्लैग सेट हाई हुआ किसी भी पेरिफेरल से, तो कंट्रोलर क्या करेगा, अपने करंट ऑपरेशन को सस्पेंड करेगा, आइडेंटिफाइंग द इंटरप्ट पेरिफेरल, देन जंप्स वेक्टर टू द अप्रोप्रिएट इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यानी कि ISR पे वो तुरंत जंप कर जाएगा। ओके, तो एडवांटेज ऑफ इंटरप्ट्स कंपेयर्ड विद पोलिंग is the speed response to the external events and reduced software overhead of continually asking peripheral if they have any data ready। तो इससे थोड़ा सा एडवांटेज यही हो जाता है कि रादर देन वो पूछने के बजाय उसका जो फ्लैग सेट हाई है पेरिफेरल्स, उससे ही वो अपने डिसीजन ले लेता है कि किसका डेटा रेडी है। ओके, अगर मास्केबल इंटरप्ट की बात करें स्टूडेंट, तो ये मास्केबल इंटरप्ट इज़ वन दैट यू कैन डिसेबल और अनेबल, है ना। वेयर एज नॉन मास्केबल में क्या है कि आप डिसेबल नहीं कर सकते, यानी कि मास्केबल में क्या है कि आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं बाहर की आई हुई इंटरप्ट्स को। तो बेनिफिट ऑफ मास्केबल इंटरप्ट इज दैट यू कैन टर्न ऑफ ए पर्टिकुलर इंटरप्ट, फॉर एग्जाम्पल UART ड्यूरिंग सम क्रिटिकल टास्क। ऐसा कोई क्रिटिकल टास्क चला हुआ है जिस इंस्ट्रक्शंस को उसे ज़रूरी है करना, और उसके बीच में कोई ऐसी टास्क आ गई कि उसको भी रेडी करना है, तो वो उसको टर्न ऑफ भी कर सकता है उस समय, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू नॉन मास्केबल इंटरप्ट का एक एडवांटेज है ये। देन दोज पर्टिकुलर इंटरप्ट्स विल बी इग्नोर्ड थस अलाउइंग द माइक्रो कंट्रोलर टू डील विद द टास्क एट हैंड। तो वो क्या करेगा, इस तरीके से वो जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको वो इजीली हैंडल कर लेगा। तो मोस्ट माइक्रो कंट्रोलर्स हैव सम टाइप ऑफ ग्लोबल इंटरप्ट एनेबल, GIE अलाउज यू टू टर्न ऑफ ऑन और ऑफ ऑल द मास्केबल इंटरप्ट्स विद वन बिट। तो एक बिट्स के द्वारा वो अपनी जितने भी इंटरप्ट्स हैं जो उसको टर्न ऑफ या ऑन करनी है, तो वो उस GIE ग्लोबल इंटरप्ट एनेबल के थ्रू कर सकता है। अगर वेक्टर्ड इंटरप्ट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो वेक्टर इंटरप्ट्स एक तरीके का सिंपल नॉन इंटरप्ट्स इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट इंटरप्ट schemes. There is simple, less silicon, more software और slower, ठीक है।
तो वेन एवर देर इज एन इंटरप्ट द प्रोग्राम काउंटर ब्रांचेज टू वन स्पेसिफिक एड्रेस। तो वेक्टर्ड इंटरप्ट में क्या है कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट इंटरप्ट स्कीम है ये। वेक्टर्ड इंटरप्ट बहुत ही सिंपलेस्ट इंटरप्ट स्कीम है, जिसमें सिंपल है क्या कि सिलिकॉन का इन्वॉल्वमेंट कम है, सॉफ्टवेयर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो इससे स्लोअर हो जाता है थोड़ा सा। तो एट दिस एड्रेस द सिस्टम डिज़ाइनर नीड्स टू चेक द इंटरप्ट वन एट ए टाइम टू सी विच पेरिफेरल हैज़ कॉज द इंटरप्ट टू अक्कर। तो सिस्टम डिज़ाइनर को इस समय देखना होता है कि किस इंटरप्ट से किसकी प्रायोरिटी के हिसाब से कौन से इंटरप्ट ज़्यादा प्रायोरिटी वाली है, जिससे वो उसको डील कर सके। तो वेक्टर इंटरप्ट्स आर ए लिटल ईजियर टू सेटअप बट द सिस्टम डिज़ाइनर हैज़ लेस कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम के ऊपर लेस कंट्रोल है, दैट इज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सिलिकॉन मैन्युफैक्चर टू मेक द प्रॉपर डिसीजन ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ द चिप। तो डिज़ाइनिंग ऑफ द चिप में कुछ ऐसा पार्ट है जिस पे डिज़ाइनर का कोई कंट्रोल नहीं है, वो इनबिल्ट है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। When an interrupt occurs, the hardware interrupt handler automatically branches to a specific address depending on what interrupt occurred. जैसे ही इंटरप्ट अकर हुआ तो हार्डवेयर इंटरप्ट हैंडलर ऑटोमेटिकली ब्रांचेस टू स्पेसिफिक एड्रेस डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ इंटरप्ट अकर हुआ है, हाई प्रायोरिटी का है, लो प्रायोरिटी का है, मीडियल है, कैसा है। तो दिस इज मच फास्टर देन द नॉन वेक्टर अप्रोच। हाउएवर द सिस्टम डिजाइन डज नॉट गेट डिसाइड व्हाट विच पेरिफेरल गेट चेक फर्स्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि चूँकि ये डिज़ाइनर एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ हमारी सिस्टम में ही पहले बिल्ट हो जाती है, जिसके ऊपर सिस्टम डिज़ाइनर का कोई सिस्टम डिज़ाइनर कुछ उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उसके उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि वेक्टर इंटरप्ट नॉन वेक्टर इंटरप्ट से मस्ट फास्टर है, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइनर को थोड़ा सा मोस्टली अप्रोचेस को वो हैंडल कर सकता है। सो नेक्स्ट इज स्टूडेंट वी हैव वॉचडॉग टाइमर। तो वॉचडॉग टाइमर में जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि इसमें है इट इज़ अ मीन्स ऑफ ग्रेसफुल रिकवरी फ्रॉम ए सिस्टम प्रॉब्लम। दिस कुड बी अ प्रोग्राम डेट गोज इनटू अ एंडलेस लूप और अ हार्डवेयर प्रोग्राम डेट प्रिवेंट्स द प्रोग्राम फ्रॉम ऑपरेटिंग करेक्टली। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह के प्रोग्राम में वो एक विशियस सर्कल बन जाता है, एक एंडलेस लूप बन जाता है कि हार्डवेयर प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होने के बजाय वो एक लंबे सर्कल में उसमें हैंग हो जाती है। तो डैट प्रिवेंट्स द प्रोग्राम फ्रॉम ऑपरेटिंग करेक्टली। तो ऑपरेटिंग करेक्टली होने से फिर वो उसको ठीक से ऑपरेट वो नहीं कर पाती। तो अब हम ये देखेंगे कि इफ़ द प्रोग्राम फेल्स टू रीसेट द वॉचडॉग एट सम प्रीडिटरमाइंड इंटरवल ए हार्डवेयर रीसेट विल बी इनिशिएटेड। कहता है कि यदि वॉचडॉग टाइमर आपका फ़िलहाल फेल हो गया है प्रोग्राम कि क्या करना चाहिए एक ऐसी प्रीडिटरमाइंड कंडीशन के ऊपर, तो हार्डवेयर को हम क्या कर देते हैं, दोबारा से रिफ्रेश तरीके से रीसेट कर देते हैं। अगर इसके बाद भी बग यानी कि कोई एरर स्टिल एग्जिस्ट करता है तो एटलीस्ट द सिस्टम हैज़ अ वे टू रिकवर। तो दिस इज स्पेशली यूज्ड फॉर अनअटेंडेड सिस्टम्स। तो ये जनरली इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो अनअटेंडेड सिस्टम्स के अंदर जनरेट होती हैं। We have also the features of timer and counter students. So timer is an important type of clock which is used to measure time intervals. It is a device that counts down from a specified time interval and used to generate a time delay. जैसे कि आप देख रहे हैं कि माइक्रो कंट्रोलर के फीचर्स में टाइमर और काउंटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जनरली जो है मेजर करती है टाइम इंटरवल्स को। तो ये जो है इसका काम है कि डिवाइस दैट काउंट्स डाउन फ्रॉम ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल एंड यूज टू जनरेट ए टाइम डिले। तो टाइम डिले करना सिस्टम के अंदर। सो स्टूडेंट वी हैव काउंटर आल्सो विच इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर फीचर। So counter is a device that stores and sometimes display the number of times particular events or process occurred with respect to a clock signal, है ना। तो स्टोर भी करेगा, समटाइम डिस्प्ले भी करेगा टाइम नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर इवेंट्स और प्रोसेस अकर, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है या इवेंट है जो बार बार रिपीट हुआ है तो उस बार को भी वो डिस्प्ले करेगा विद रिस्पेक्ट टू अ क्लॉक सिग्नल। तो इट इज़ यूज टू काउंट द इवेंट्स हैपनिंग आउटसाइड द माइक्रो कंट्रोलर सर्किटरी। तो वो माइक्रो कंट्रोलर के आउटसाइड में जो पेरिफेरल सर्किटरी एड अप हैं उनका भी जो इवेंट्स हैं जो वहाँ पे प्रोग्राम्स अकर हो रहे हैं तो उनका भी वो डिस्प्ले कर सकता है। So if we talk about the microcontroller input output features, students, so there are 4 input output ports, each consists of 8 bit. So 4 into 8, 32.
तो 32 पिन्स आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ ये लगा हुआ है 32 पिन्स, यानी कि 4 इनपुट आउटपुट हैं। 4 इनपुट को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनेगा 32। तो हर एक जो इनपुट आउटपुट पोर्ट है वो उसके साथ 8 बिट की पिन कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हमारे को 32 पिन मिल गई, ठीक है ना। तो हम इनको इनपुट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और आउटपुट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। और पेरिफेरल्स की जैसे कि बात करें तो 2 8-बिट टाइमर्स एंड काउंटर्स, 1 16-बिट टाइमर काउंटर, 10-बिट एडीसी एनालॉग कंपरेटर, सीरियल एसपीआई सीरियल इंटरफेस, सीरियल प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड फॉर टॉकिंग टू एक्सटर्नल डिवाइसेस डेवलप्ड बाय प्रोग्रामेबल सीरियल यूजार्ट। तो इस तरह के पेरिफेरल्स भी के लिए भी हमारे पास जो है सर्किटरी के अंदर कुछ फीचर्स एडअप हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज अबाउट द जनरल ब्रीफ डिस्कशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर फीचर्स। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द मोर टॉपिक्स और रिलेटेड टू माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।